चलिए नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला चल रही है हमारी पिछले 2 वर्षों से, इसी के तहत थोड़ा सा लेट जरूर हो गया है, लेकिन इसी के तहत सितंबर 2023 महीने का जो करंट अफेयर्स बना है, खास करके बिहार स्पेशल, तो इसकी सम्मिलित जानकारी जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो एक्सपेक्टेड प्रश्नों की सीरीज या फिर एक्सपेक्टेड प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में अभी आप देखने वाले हैं। ये बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ध्यान रखेंगे, इस वीडियो में सितंबर 2023 से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह है और सारी जानकारी जो भी इससे मिलते जुलते रिलेटेड फैक्ट होंगे, यानी कि वो सभी जानकारी इसमें आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जहां से प्रश्न बन सकते हैं उसका वर्णन हम यहाँ पर इसमें करेंगे। अच्छा, आपको बता दूं, बहुत सारे लोग वीडियो में जाकर कमेंट करेंगे कि सर इसका पीडीएफ फाइल हमें कहां से मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ फाइल का जो लिंक है जनवरी से सितंबर तक का, जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर जाके इसे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है, जो खास करके करंट अफेयर से अगर हम संबंधित बात करें, तो करंट अफेयर्स के तमाम मटेरियल आप बीपीएससी मेकर ऐप पर, ये जो बैनर आप देख रहे हैं, ये कोर्स का बैनर है जो एप्लीकेशन पे आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो इसी कोर्स के तहत आप तमाम जो करंट अफेयर्स के मटेरियल है हमारे, वो तमाम वहां से आप प्राप्त कर पाएंगे एप्लीकेशन से। और ये आपके बिहार की परीक्षाओं पर केंद्रित है। सभी परीक्षाओं में यहाँ से आपकी हेल्प होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में निर्यात के मामले में बिहार का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर आया है। अच्छा, एक्सपोर्ट इंडेक्स जो अभी हाल ही में जारी हुए थे, बिहार को ओवरऑल 22वां स्थान मिला। हालांकि बिहार की जो भागीदारी है निर्यात में वो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको पूछा गया है कि बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल स्थान पर आया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बेगूसराय जिला। अच्छा, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो एक जानकारी हमने आपको दिया था कि एक्सपोर्ट इंडेक्स के मामले में ओवरऑल बिहार को जो 22वां स्थान मिला है, तो बिहार की जो भागीदारी है निर्यात में वो 0.52% है। महज इतनी ही भागीदारी है इस समय बिहार की। अगर हम जिलों की बात करें तो इस वर्ग में, इस कैटेगरी में बेगूसराय अव्वल रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हम आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है कि बिहार में कहां पर 1 से 2 सितंबर 2023 को 2 दिवसीय ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। देखिए, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि बोधगया। अभी हाल ही में जो ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप का जो आयोजन हुआ, ये 2 दिवसीय आयोजन था, जिसका आयोजन अभी हाल ही में बिहार के बोधगया में किया गया। अच्छा, इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यह जो ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप था, ये क्या है, यानी किस विषय पर यह आधारित था। तो परिवहन और सड़क सुरक्षा पर यह आधारित था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल में जानकारी यहाँ पर हमने दी है, लेकिन इसके बारे में अगर हम बात करें तो बिहार के गया जिले के बोधगया में ये 1 से 2 सितंबर यानी कि 2 दिवसीय ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। और इसमें उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों के, पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित के परिवहन विभाग, पुलिस और यातायात विभाग आदि के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था, जो कि मूल रूप से परिवहन और सड़क सुरक्षा पर ही आधारित था। ये चीजें यहाँ से समझिएगा। अच्छा, वीडियो की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जिस प्रकार से संग्रह हमने किया है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रश्न में फोकस नहीं रहना बल्कि एक्सप्लेनेशन को भी देखना है। हालांकि इस प्रश्न में, पहले प्रश्न में एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक्सप्लेनेशन से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। डायरेक्टली सिर्फ प्रश्न ही आपको एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो वीडियो अगर पहली बार आपको समझ में नहीं आए, कुछ चीजें अगर आपको लगे कि कम है, तो दोबारा से आप देख सकते हैं, अन्यथा पीडीएफ के माध्यम से आप इसको बेहतर तरीके से जरूर समझिएगा, क्योंकि जो प्रश्न बनेंगे यहीं से प्रश्न बनेंगे। जितनी पिछले महीने के हमने करंट अफेयर्स के वीडियोज आपको दिए हैं बिहार स्पेशल के, सभी प्रश्न जितने भी बिहार में एग्जाम हुए हैं, सभी प्रश्न हमारे वीडियो, हमारे मटेरियल से आए हैं। इस चीज का प्रूफ अभी भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन विकल्पों में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो आप यहाँ पर विकल्प नंबर सी में देख रहे हैं, रानीगंज,
ये आपको बता दूं कि बिहार के अररिया जिले में एक स्थान है जहां पर बिहार का दूसरा चिड़ियाघर प्रस्तावित है। ठीक है, बिहार का जो दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण होना है, जो कि पटना में पहला है, संजय गांधी जैविक उद्यान के रूप में आप लोग जानते हैं। और संजय गांधी जैविक उद्यान की बात करें तो 1973 में उन्हें जिस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, उसी वर्ष एक चिड़ियाघर के रूप में संजय गांधी जैविक उद्यान की शुरुआत हुई थी। और अभी हाल ही में 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है संजय गांधी जैविक उद्यान की। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं हम यहाँ पर आगे अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले देखिए, यहाँ पर जो बात हम लोग कर रहे थे, अभी हाल ही में ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप का आयोजन हुआ। इसके अतिरिक्त बिहार में कई सारे आयोजन ऐसे हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। जैसे कि राजकीय स्तर पर आम महोत्सव अभी हाल ही में आयोजित हुआ था ज्ञान भवन पटना में 16 से 18 जून 2023 को। सूफी महोत्सव जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पटना जिले के मंदिर शरीफ में 12 जून 2022 को आयोजित हुआ था। बाजरा महोत्सव जो कि भोजपुर में आयोजित हुआ था, ये 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव था 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट थावे फेस्टिवल या फिर थावे महोत्सव, जो कि गोपालगंज में पर्यटन विभाग, कला और संस्कृति विभाग द्वारा 15 से 16 अप्रैल 2023 को सेलिब्रेट किया गया। पक्षी महोत्सव कलरव, ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले भी कई बार। आपको ध्यान रखना है कि जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में 15 से 17 जनवरी 2021 को ये आयोजित हुआ। ये इसका उद्घाटन संस्करण था, यानी कि पहला संस्करण था, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। और अभी हाल ही में किन्नर महोत्सव आयोजित हुआ प्रेमचंद रंगशाला पटना में 14 जुलाई 2023 को। अच्छा, 14 जुलाई वही तिथि है जिस तिथि को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। आपको याद होगा चंद्रयान 3 के बारे में हालांकि कई सारी जानकारी हमने आपको दिया है, तो ये सारी बातें आपको बखूबी मालूम होगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी और भी है, हालांकि यहाँ पर इसको भी हम लोग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सूचकांक और बिहार के बारे में यहाँ से भी प्रश्न बनना कॉमन है, हमें लगता है यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जो अभी हम एक्सपोर्ट इंडेक्स की बात कर रहे थे, इसमें आपको ध्यान रखना है बिहार ओवरऑल 22वें स्थान पर रहा। अगर हम जिलों की बात करें तो जिलों में बेगूसराय सबसे आगे रहा। सकल घरेलू उत्पाद को लेकर अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, और आपको ध्यान रखना है ये बहुत ज्यादा खबरों में रहा। 10.64% ग्रोथ रेट के साथ बिहार पूरे भारत में राज्यों की कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर रहा है। ये बहुत चर्चे का विषय भी बना था। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार शीर्ष पर रहा। ई राजस्व अर्जित करने के मामले में शीर्ष स्थान पर। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके अंतर्गत आबादी के हिसाब से सबसे गरीब राज्य रहा अपना बिहार। दूर संचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे पीछे है, हालांकि जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वो सबसे आगे। पोषण जागरूकता सूचकांक की बात करें, रिसेंटली अभी जारी हुआ, इसमें पंजाब सबसे आगे रहा और बिहार जो है ये सबसे पीछे रहा। ये तमाम चीजें फिलहाल यहाँ से आप ध्यान रखें। और जो तस्वीर आप इधर देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है स्वास्थ्य, ठीक है। ये स्वास्तिक के बीच में जो आप ये देख रहे हैं, ये बोधि वृक्ष है। तो जब भी दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष हो, तो ये बिहार के राज्य के चिन्ह को इंगित करता है। ये चीज आप समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार का राज्य के चिन्ह में आपको बोधि वृक्ष नहीं बोलना, बल्कि दो स्वास्तिक के बीच में जब बोधि वृक्ष हो तो ये बिहार के राज्य के चिन्ह को इंगित करेगा। दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किन दो जिलों में हाल ही में 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। अच्छा, इस तरह के प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये कैसे पूछे गए हैं वो अभी हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल इस प्रश्न के बारे में हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो विकल्प नंबर सी यानी कि जमुई और बांका में ये स्थापित किया जा रहा है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर लिखिए कि बिहार के जमुई में 125 मेगावाट और बांका में 75 मेगावाट सहित कुल 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इसकी जो घोषणा हुई थी, जिसकी जो स्वीकृति हुई थी, अगस्त 2023 में ही स्वीकृति इन्हें दे दी गई थी, लेकिन हाल ही में इसके लिए जमीन का आवंटन होने के कारण यह खबरों में है। तो जिस वजह से हमने यहाँ पर इसको प्रश्न में शामिल किया है। हालांकि उसमें भी अगस्त वाले में भी हमने पीडीएफ में आपको दिया था। अब यहाँ पर देखिए, जून 2024 से सोलर विद्युत का उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य यहाँ पर इन दोनों पावर प्लांट से है। फिलहाल ये जो लक्ष्य है, देखिए लक्ष्य से भी संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अभी जो रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ, तो बिहार के संदर्भ में पूछा गया कि नेट जीरो का लक्ष्य बिहार ने कब तक रखा, तो लक्ष्य से भी संबंधित प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न आपके जो 68वीं बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ था वहां पर पूछा गया है। प्रश्न में या फिर जो पॉइंट हमने लिखा है इस पर ध्यान दीजिए
कादराबाद दरभंगा में बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट स्थापित किया गया है। अब देखिए, अगर हम बात करें 100% विद्यार्थियों की, तो लगभग 100% में से करंट अफेयर्स जितने भी छात्र पढ़े हैं, तकरीबन मुझे लगता है कि 80% छात्रों ने इस चीज को पढ़ा होगा कि बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। उन 80% छात्रों में से महज 10% ने यह पढ़ा होगा कि कादराबाद वो स्थान है जहां पर, दरभंगा में, जहां पर बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट स्थापित किया गया है। तो यही वो चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये प्रॉपर स्थान कौन सा है वो अब एग्जाम में पूछा जाने लगा है। तो इस चीज को समझिएगा। हमारे मटेरियल पे अगर आप केंद्रित रहेंगे तो नो डाउट आपको भरपूर हेल्प मिलेगी। आप लोग देख ही रहे हैं किस प्रकार से चीजें हम आपको दे रहे हैं। तो ये प्रश्न आपके 68वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। ये कादराबाद जो है दरभंगा में एक स्थान है, यहीं पर बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, बिहार की बात हो रही है तो इसमें कुछ चीजें नया अपडेट हुआ है, वो यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार की, ये जो आप देख रहे हैं ये मैप जो है ये बिहार का मैप है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी चौहद्दी की, तो उत्तर में जो है ये बिहार के उत्तर में है नेपाल। ठीक है, ये उत्तर को इंगित कर रहा है, उत्तर में नेपाल। दक्षिण की बात करें तो झारखंड। अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व इधर आएगा, पूर्व में है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम की बात करें तो इधर आता है उत्तर प्रदेश। तो ये बिहार की चौहद्दी है, ये आप ध्यान रखेंगे। और बिहार की अगर हम राजधानी की बात करें तो ये राजधानी है पटना। आपके 64वीं बीपीएससी एग्जाम में यहां से प्रश्न बने थे कि बिहार की राजधानी पटना कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको ध्यान होगा, हमने कई बार इसका जिक्र किया है कि कुल 9 जिले ऐसे हैं जो कि राजधानी पटना के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर मैप अच्छी तरीके से दिख रहा है तो ये आप देख रहे हैं बक्सर जिले की स्थिति को। बक्सर जिले में एक स्थान है चौसा, जहां से गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है। यानी कि बक्सर जिला में एक स्थान है चौसा, गंगा नदी यही चौसे से ही बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है। और कटिहार जिला में एक स्थान है मनिहारी, जहां पर बिहार के क्षेत्र को, या फिर यूं कहें बिहार के भूभाग को, गंगा नदी छोड़ देती है। ये चीजें यहां से ध्यान रखें। अच्छा, बिहार की भूभाग की बात हुई है तो अंतिम जो बंटवारा हुआ था बिहार का झारखंड के साथ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उसके बाद बिहार का स्वतंत्र एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड राज्य गठित हुआ तो संपूर्ण एरिया जो था बिहार का, उसका 46% एरिया के साथ झारखंड राज्य गठित हुआ था और बिहार के क्षेत्र में 54% एरिया रहा था। हालांकि जितने भी खनिज संपदाएं थी जो खोज हुए थे उस समय, वो लगभग झारखंड के क्षेत्र में चले गया था। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे भी खोज हुए, खास करके जमुई, सहरसा आदि में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, केंद्र सरकार ने भी पुष्टि की है कि पूरे भारत का 44% जो स्वर्ण खदान है वो कहाँ पर है, तो ये जमुई में है। जमुई वही स्थान है जहां पर नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में पहला पक्षी महोत्सव कलरव आयोजित हुआ था। जमुई को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बिहार की स्थापना की, तो बिहार की स्थापना जो हुई थी ये 22 मार्च 1912, आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी और पश्चिम बंगाल से अलग होकर अपना बिहार 22वें बल्कि 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं, अभी इस वर्ष 2023 में 22 मार्च को बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अच्छा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति आपको मालूम होगा, जो बिहार सरकार की जो 7 निश्चय योजना है, जो इसका वर्तमान में फेज 2 चल रहा है, यानी कि वर्तमान में इसका पार्ट 2 चल रहा है 7 निश्चय योजना का, तो इसी के तहत यह निहित है। और जबकि 2022 में जो इसका 110वां स्थापना दिवस मनाया गया, आपको ध्यान रखना है कि जल जीवन हरियाली ये बिहार दिवस का थीम था। तो दोनों चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर राजधानी पटना के बारे में बात करें तो आपको यहां से 2 प्रश्न कॉमन रूप से एग्जाम में पूछे गए हैं। पटना नगर को बसाने का श्रेय किन्हें जाता है, तो उदयन को जाता है। और पटना में सैनिक छावनी का निर्माण गंगा नदी के किनारे किनके द्वारा किया गया था, लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए, तो अजात शत्रु के द्वारा। वर्तमान में राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये गोवा के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जो कि, अच्छा यहाँ पर नीतीश कुमार जो कि वर्तमान में बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। आपको ध्यान रखना है कि बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड, जो कि ये रिकॉर्ड है 17 बार का, जो कि इन्हीं के नाम है।
नीतीश कुमार के नाम, ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिएगा। और अब तक नीतीश कुमार ने कुल मिला के 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिया है। चलिए राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी बिहार के गौरैया है, और अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। आगे है राज्य के पशु बैल, राज्य के वृक्ष पीपल, राज्य के फूल गेंदा, जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। राज्य भाषा में प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा अपने बिहार की उर्दू। तो बिहार से संबंधित ये तमाम चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए बिहार के प्रमंडल और जिलों का ये क्रम है, ये सूची है। अगर आपको याद रखने में कोई कठिनाई होती हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वर्तमान समय की बात करें तो बिहार को जो डिवीजन में डिवाइड किया गया, जो बांटा गया है, उनमें आपको ध्यान रखना है 9 प्रमंडल या फिर 9 डिवीजन है। इसको याद रखने का एक ट्रिक हमने आपको बताया था, पूसा को मंभा दंपति। आप यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पूसा को मंभा दंपति, पो से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मू से मुंगेर, भा से भागलपुर, दौ से दरभंगा, मौ से मगध, पौ से पटना, ती से तिरहुत। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है। और इसका जो मुख्यालय, जो हेडक्वार्टर है, वो आप इधर देख सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो जिले हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। हालांकि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं, जो सबसे छोटा प्रमंडल है बिहार का वो है भागलपुर, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की बात करें तो केवल 2 जिले हैं, एक जिला है भागलपुर और एक है बांका। तो ये इसको समझना है आपको। वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल और उसके अंतर्गत 38 जिले। अच्छा, अगर हम नवीनतम जिले की बात करें, बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है, ये भी तो एक प्रश्न है। तो उस बिहार का सबसे नया जिला है अरवल। और अरवल किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसका जो हेडक्वार्टर अर्थात जो मुख्यालय है वो है गया। चलिए इस चीज को ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार के किस एकमात्र भारतीय व्यक्ति का नाम सितंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने विश्व के टॉप 100 शख्सियतों यानी कि पर्सनैलिटीज में शामिल किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट जो आंसर होगा ये होगा सयस कपूर। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के 2 बेटों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन किया है। अच्छा, अगर हम बात करें सितंबर 2023 की, उसी की चर्चा हम यहाँ पर इस वीडियो में कर रहे हैं प्रश्नों की, तो सितंबर 2022 में बिहार के 2022 नहीं बल्कि 2023 में बिहार के 2 बेटों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन किया। अच्छा, इनमें अगर जो प्रश्न जो पूछा गया है सयस कपूर के बारे में, उसकी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। पटना के सयस कपूर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यानी कि एआई में बेहतर काम करने के लिए टाइम मैगजीन में विश्व के टॉप 100 शख्सियतों यानी कि पर्सनैलिटीज में शामिल किया गया है। इनका नाम है सयस कपूर, जो कि पटना के रहने वाले हैं, जिस वजह से यह अभी हाल ही में खबरों में है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो अभी हम एक और की चर्चा कर रहे थे, इसके अतिरिक्त विनीत कुमार जो कि औरंगाबाद के रहने वाले हैं, इसको लेकर ध्यान रखें। स्टार्टअप इंडिया, तेलंगाना सरकार और नॉर्दर्न विश्वविद्यालय बोस्टन की ओर से आयोजित स्मार्ट आइडियाथॉन 2023 कार्यक्रम में स्टार्टअप और आविष्कार के लिए पूरे भारत में उन्हें दूसरा स्थान मिला है, जिसके बाद अभी हाल ही में ये दोनों खबरों में थे। अच्छा, यहाँ पर विनीत कुमार की बात करें तो अमेरिका के नॉर्दर्न विश्वविद्यालय में उन्हें 15 दिन के लिए रिसर्च करने का ऑफर मिला, और इसमें विनीत कुमार के अलावा देश के 6 राज्यों के एक एक छात्र और भी शामिल थे। तो बिहार के विनीत कुमार जो कि औरंगाबाद के हैं, ये इनमें मतलब चुने गए थे। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, टाइम मैगजीन की बात हो रही है तो टाइम मैगजीन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन सयस कपूर के बारे में यहाँ पर जो टॉप 100 जो पर्सनैलिटीज को शामिल किया गया है एआई कैटेगरी में टाइम में मैगजीन में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी का ये बैनर है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे टाइम मैगजीन के बारे में। टाइम मैगजीन के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि पहले भी यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न बनना कॉमन है, इस चीज को समझिएगा। तो भारतीय शख्स जिन्हें टाइम मैगजीन के कवर पेज पर फीचर किया गया, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। पहले शख्स थे महात्मा गांधी 1931 में। भारतीय शख्स, पहले शख्स हम बात कर रहे हैं, पहले भारतीय शख्स थे महात्मा गांधी, जिन्हें 1931 में, जिस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो उसी वर्ष इन्हें फीचर किया गया था। हालांकि महात्मा गांधी को इसके अतिरिक्त 2 और बार यानी कि कुल मिलाकर 3 बार 1931, 47 और 1997 में। अब यहाँ पर कंप्लीट वो सूची देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी की बात करें तो 2012, 15, 2019 में, लेकिन सर्वाधिक बार जवाहरलाल नेहरू को इसमें शामिल किया गया। कुल मिलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को 6 बार इसमें शामिल किया गया, 1942, 49, 51, 56, 59 और 62 में।
एक कंप्लीट वो जानकारी है इस सूची में। हालांकि सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ऐश्वर्या राय बच्चन, आमिर खान और सचिन तेंदुलकर भी शामिल है। तो ये चीजें खास करके काफी इंपॉर्टेंट है वैसे मतलब लोगों की, वैसे शख्सों की जो भारत से संबंधित है, जिन्हें टाइम मैगजीन के कवर पेज पर फीचर किया गया। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले चौथे प्रश्न पे। सितंबर 2023 में बिहार कैबिनेट ने किस जिले में अवस्थित पुनौरा धाम के विकास के लिए 72 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। पुनौरा धाम की जब भी बात होगी ये संबंधित है सीतामढ़ी से, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सितंबर 2023 में बिहार कैबिनेट ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता के जन्म स्थान के विकास के लिए 72 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को अभी हाल ही में मंजूरी दिया है। ये पुनौरा धाम जो है ये सीतामढ़ी में है और इसी के उत्थान के लिए, इसी के विकास के लिए बिहार सरकार ने 72 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको ये बता दूं कि पुनौरा धाम में सुविधाओं के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए ये क्षेत्र धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनेगा और साथ ही यहाँ पर रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। तो इस चीज को, इस पहलू को ध्यान रखते हुए बिहार सरकार ने ऐसी घोषणा अभी हाल ही में किया है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके अतिरिक्त गया जिले में अवस्थित गयाजी धाम में 120 करोड़ रुपए की लागत से 4 मंजिला धर्मशाला के निर्माण की भी मंजूरी बिहार सरकार ने दिया है। तो इससे संबंधित यहाँ पर एक और पॉइंट हमने शामिल किया है, इसको भी आप ध्यान रखें। अच्छा, अभी जो पुनौरा धाम की हम चर्चा कर रहे थे, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यही सीतामढ़ी में मां सीता की जन्मस्थली के रूप में चिन्हित किया जाता है। यही है पुनौरा धाम जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। और एक और जानकारी है सिमरिया रिवर फ्रंट के बारे में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको लेकर भी बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई, हमने बताया आपको इसका भी विकास किया जा रहा है, जो कि सिमरिया धाम या फिर सिमरिया रिवर फ्रंट बिहार के बेगूसराय जिले में है। यहाँ पर हमने वो लिख भी दिया है, तो ये चीजें समझिएगा। सिमरिया धाम की बात होगी तो ये आपको ध्यान रखना, ये बेगूसराय से ही संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे कि हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम निम्न में से किनके नाम पर रखा गया है? अच्छा, एक चीज पुनः आपको यहाँ पर दोहरा दूं, हालांकि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो मंथली करंट अफेयर्स का हमारा संग्रह है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का, इसमें हम वही प्रश्नों को शामिल करते हैं जो हमें लगता है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्नों पर आप पैनी नजर रखिएगा, सभी को एकदम से उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सभी प्रश्न यहाँ पर सिलेक्टेड होते हैं। चलिए यहाँ पर इसके बारे में हम बात करें तो हाल में पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम निम्न में से किनके नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण के नाम पर अभी हाल ही में ये रखा गया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी के बारे में लिखा गया है कि पटना विश्वविद्यालय के 97 साल पुराना व्हीलर सीनेट हाउस अब जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन के नाम से जाना जाएगा। ये घोषणा हो चुकी है और आपको ध्यान रखना है, ये 97 साल पुराना इसका इतिहास है ये व्हीलर सीनेट हाउस का, लेकिन अब इसे जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, इसका निर्माण सम्मेलनों, परीक्षाओं, विश्वविद्यालय की बैठकों और अन्य गतिविधियों को आयोजित करने की दृष्टि से किया गया था, जिसका उद्घाटन मार्च 1926 में बिहार और उड़ीसा प्रांत के तत्कालीन राज्यपाल और विश्वविद्यालय के चांसलर सर हेनरी व्हीलर ने किया था। इसी कारण इस हॉल का नाम व्हीलर सीनेट हॉल हुआ था। इन्हीं के नाम पर जो उद्घाटन किया गया था, जो उस समय तत्कालीन बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल थे और साथ साथ पटना विश्वविद्यालय के चांसलर भी थे, तो इन्हीं के नाम पर इसका नामांकन किया गया था। लेकिन हाल ही में एक घोषणा हुई, अब इसे जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको दे दूं, जो यहाँ पर व्हीलर सीनेट हाउस की बात हो रही है, आपको बता दूं कि इसे ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गैस्टिन ने डिजाइन किया था और निर्माण की जो पूरी लागत लगभग 1.7 लाख रुपए थी, वो मुंगेर के राजा देवकी नंदन प्रसाद सिंह द्वारा वहन किया गया था। मतलब इन्हीं के कह सकते हैं अंतर्गत, इन्हीं के राशि से ही इसका निर्माण कार्य हुआ था। अच्छा, कप्तान जॉन गैस्टिन की हम बात करें, इन्हीं के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। तो यहाँ से संबंधित एक प्रश्न और भी है, पटना गोलघर से संबंधित। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पटना का गोलघर है और आपको मालूम है कि ये जो गंगा नदी बहती है उसके दक्षिणी सिरे में, गांधी मैदान से पश्चिम में ये गोलघर है। और आपको बता दूं कि इसको लेकर आपको ध्यान रखना है, इसका जो निर्माण हुआ था ये अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। और उस समय आपको ध्यान रखना है कि जब ये इसका मतलब कर सकते हैं निर्माण हुआ था, ये वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ये हुआ था और जिसके वास्तुकार थे जॉन गैस्टिन। अच्छा, ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है
कि ये किसके शासनकाल में हुआ, इसके वास्तुकार कौन थे। लेकिन इसके इतिहास के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, थोड़ा-सा आपका समय लूँगा, जानकारी पर्पज़ से ये चीज़ें आपको समझना है। देखिए, इसका जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इसमें गड़बड़ी ये होगी, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए ये अनाज भंडारण के लिए इसका निर्माण हुआ था, मतलब अनाज को यहाँ पर सेफ रखा जा सके। देखिए, इसमें जो ये द्वार दिया गया था, आप यहाँ पर गेट देख रहे हैं, आई होप कि आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है? ये इसका द्वार था, ठीक है? अब यहाँ पर गलती ये हुआ इसके डिजाइन में, ये जो सीढ़ी है, इसमें नियम जो मतलब निर्धारित था कि मजदूर इधर से मतलब इस सीढ़ी के माध्यम से अनाज लेकर ऊपर चढ़ेंगे, ऐसे करके, और यहाँ पर मतलब कि खाली एरिया था और ऊपर से अनाज को नीचे रखेंगे, ठीक है? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे अनाज को फेंक के रखेंगे और बाद में यहाँ पर उसको सही तरीके से मतलब एडजस्ट किया जाएगा। गड़बड़ी यहाँ पर डिजाइन में ये हो गया कि इसका जो दरवाजा था, देखिए जब ये अनाज पूरा फुलफिल हो जाएगा, तो दरवाजा फिर लगाना मुश्किल हो जाएगा। अब ये कैसे मुश्किल होगा आपको मैं बता दूँ, जैसे ये दरवाजा मान लीजिए अगर ये बाहर की तरफ खुलता, तो दरवाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं था। एक्चुअली में दरवाजा अंदर की ही तरफ खुलता था, बाहर की तरफ नहीं। मान लीजिए अनाज इसमें पूरा भर गया और दरवाजा अंदर की तरफ कैसे खुलेगा? तो वो डिजाइन जो था वो गड़बड़ हो गया। हालाँकि ये छोटी-सी गलती थी, कोई बड़ी गलती नहीं थी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इसी गलती के कारण इसमें कभी भी अनाज का भंडारण नहीं किया जा सका और अभी वर्तमान समय में ये ऐतिहासिक स्थल के रूप में पटना में है और यहाँ ये मतलब देखने योग्य है। आप लोग अगर विजिट किए होंगे यहाँ पर तो इसको जरूर देखे होंगे, ठीक है? इसी पर्पस यानी कि अनाज भंडारण के लिए इसका निर्माण किया गया था। चलिए, अच्छा ये दृश्य है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये गोलघर है और ये गांधी मैदान है और ये बापू सभागार है, जो आप इधर देख रहे हैं। अशोका कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत ही ज्ञान भवन और बापू सभागार है इधर ये वाले एरिया में, ठीक है? अशोका कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत बापू सभागार और ज्ञान भवन और इधर ये गांधी मैदान का एरिया आपको इतना बड़ा ऐसे करके दिख रहा होगा। ये तमाम चीजें आप ध्यान रखें। चलिए, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है कि 13 से 17 सितंबर 2023 तक सिंपली पीरियड्स विषय पर महिला खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया? देखिए, इसका जो राइट आंसर है, अभी हाल ही में इसका जो आयोजन हुआ है, ये हुआ है दरभंगा में। अच्छा, दरभंगा में नहीं बल्कि दरभंगा, सिवान और पटना, ये तीनों जगह पे हुआ। तो उपयुक्त में से सभी जगह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। तो हाल ही में 13 से 17 सितंबर 2023 तक सिंपली स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं महिला एवं बाल विकास निगम यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में सिंपली पीरियड्स विषय पर महिला खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन पटना, सिवान और दरभंगा, इन 3 जिलों में अभी हाल ही में किया गया। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना आपको। अच्छा, यहाँ पर जो बात हुई है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की, अब यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जो कि बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के जो वर्तमान महानिदेशक हैं, वर्तमान में ये हैं रविंद्रन शंकरन, और एक स्वायत्त संस्था के रूप में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को जो कानूनी मान्यता मिली वो 25 मार्च 2023 को मिली थी। यानी कि इसके बाद अब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार से संबंधित खेल और खिलाड़ियों की घोषणा करने के लिए, किसी प्रकार के फैसला लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो इस चीज को, ये डेट को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता में बिहार की टीम कौन से स्थान पर रही? देखिए, इसका जो राइट आंसर है, इसमें बिहार की टीम तीसरे स्थान पर रही और बिहार की टीम को कांस्य पदक मिला। तीसरा स्थान पर रहने पर कांस्य पदक दिया जाता है। तो इसी चीज का यहाँ पर जिक्र है कि 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता का आयोजन श्री शिव छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे महाराष्ट्र में किया गया 10 से 11 सितंबर 2023 तक। और इस प्रतियोगिता में बिहार टीम को कांस्य पदक मिला, यानी कि तृतीय स्थान मिला, जबकि महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर ये 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया। यानी कि महाराष्ट्र ने स्वर्ण पदक जीता जबकि कर्नाटक ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम रग्बी की बात करें तो रग्बी लीग जो है ये आयताकार घास के मैदान पर 13 खिलाड़ियों की 2 टीमों द्वारा खेला जाता है। रग्बी खेल की अगर हम बात करें तो रग्बी न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेल्स, फिजी, समोआ, टोंगा तथा मेडागास्कर का राष्ट्रीय खेल है। बिहार के राष्ट्रीय खेल की बात करें, बिहार के राष्ट्रीय नहीं बल्कि बिहार के राजकीय खेल की बात करें तो बिहार के राजकीय खेल है कबड्डी। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है।
ये चीजें ध्यान रखिए। अगर भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। चलिए, अच्छा अभी हाल ही में जो रिसेंटली कुछ प्रतियोगिता आयोजित हुए हैं, कुछ आयोजित होने हैं, उसके शुभंकर को लेकर यहाँ पर चीजें मतलब दर्शाई गई है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको बता दूं कि जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अभी हाल ही में जो आयोजित हुआ 2023 वाला, इसका शुभंकर बर्मन रखा गया। यूरोपियन चैंपियनशिप जिसे कि यूरो 24 के रूप में भी जाना जाता है, इसका शुभंकर निर्धारित है टेडी वियर। और 37वां राष्ट्रीय खेल जो कि अभी हाल ही में गोवा में आयोजित हुआ, इसका शुभंकर मोगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल यानी कि 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित हुआ, इसका जो शुभंकर था ये पैरी द बुल। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो कि राजस्थान से संबंधित है, इसका शुभंकर शेरू। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो कि थाईलैंड में आयोजित हुआ, इसका शुभंकर लॉर्ड हरमान। अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान रखें, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जब मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि जो 37वां राष्ट्रीय खेल है ये संपन्न हो चुका है। बिहार ने इसमें 8 पदक अपने नाम किया है और 30वें स्थान पर बिहार रहा है पदक तालिका में। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखें। वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इस वीडियो में आपको इसी वीडियो से संबंधित लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो समझिएगा कि वो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और आपको हर हाल में उसका आंसर करना है। तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखेगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूली बच्चों में सीखने की क्षमता कितनी फीसदी है। एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है शिक्षा विभाग की। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूली बच्चों में सीखने की क्षमता कितनी प्रतिशत है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है 70 से 75% यानी कि 70 to 75% क्षमता बिहार के स्कूली बच्चों में है। तो इसी चीज को लिखा गया कि जनवरी से मई 2023 तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर के सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 3 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को शामिल करते हुए एक सर्वे किया गया और रिसेंटली इसका रिपोर्ट आया और शिक्षा मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को जारी किया। और आपको बता दूं कि बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों में सीखने की जो क्षमता है ये अन्य 24 राज्यों के बच्चों से कहीं बेहतर है। और आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के आधार पर बिहार में जो सीखने की क्षमता जो दर है बच्चों में, स्कूली बच्चों में, वो 70 से 75% है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। बड़े राज्यों में गुजरात, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के बच्चे सीखने में बिहार के बच्चों से कहीं पीछे। इस रिपोर्ट में इस चीज का खुलासा हुआ है और रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों के बच्चों में सीखने की जो क्षमता है वो 40 से 60% तक ही है, जबकि बिहार के बच्चों में जो रिपोर्ट कहती है वो क्षमता जो है ये 70 से 75% है। तो शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा अभी हाल ही में पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स भी जारी हुआ था शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। इसको भी आपको समझना है, विस्तृत तौर पर यहाँ पर हमने चीजें शामिल किया है। अगर आपसे पूछा जाए जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो पीजीआई इंडेक्स अभी जारी हुई थी, इसमें बिहार को कौन सी कैटेगरी में रखा गया, तो 9वीं कैटेगरी जो है, नौवा जो मतलब वर्ग है, आकांक्षी वर्ग है, इसमें आपको ध्यान रखना है कुल 12 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया जिनमें बिहार भी शामिल है। सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन जो रहा वो पंजाब का रहा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इसमें जो प्रथम 5 कैटेगरी है, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम और प्रतिष्ठा वर्ग, इसमें कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को नहीं रखा गया था। तो ये चीजें यहाँ पर समझिए। कुल मिला के 10 कैटेगरी इसमें बनाई गई थी। तो इसमें 9वीं कैटेगरी जो आकांक्षी 2 है, इसमें बिहार को अन्य जो राज्य है उसमें असम, नागालैंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, त्रिपुरा, लद्दाख और उत्तराखंड, मणिपुर के साथ बिहार को इसमें रखा गया। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए स्किप करते हैं, चलते हैं 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार के किस नगर निगम ने हाल ही में कैश फॉर वेस्ट योजना या फिर वेस्ट टू वेल्थ योजना की शुरुआत की है। देखिए इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पटना नगर निगम। इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मैं दे दूं विस्तार से। देखिए पटना नगर निगम की बात हो रही है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ, पटना नगर निगम इसका राइट आंसर है। तो पटना नगर निगम ने हाल ही में कैश फॉर वेस्ट या फिर वेस्ट टू वेल्थ योजना की शुरुआत की और इसके अंतर्गत रद्दी और सूखे कचरों के बदले पैसा देने यानी कि रुपया देने की व्यवस्था शुरू की गई है। नगर निगम के महापौर सीता साहू ने इसका शुभारंभ पटना शहर के कंकड़ बाग से किया है। क्योंकि यहाँ पर पटना नगर निगम खबरों में है, इसको लेकर एक जानकारी हमने आपको दिया था, वो भी हम आपको बतलाएंगे। लेकिन उससे पहले स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के मद्देनजर पटना नगर निगम ने इंदौर की तर्ज पर मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान भी चलाया था
अगर आपसे पूछा जाए कि किस शहर के तर्ज पर, तो इंदौर के तर्ज पर पटना नगर निगम द्वारा मेरा शहर मेरा जवाबदेही अभियान चलाया गया। पटना नगर निगम की बात हुई तो मई 2023 में पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बना था। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत का पहला नगर निगम जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाया, पहला नगर निगम पटना नगर निगम है। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान आपको रखना है। 10वां प्रश्न है कि 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षक को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, हमने यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया है राजकीय शिक्षक पुरस्कार, न कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो राजकीय शिक्षक पुरस्कार के तहत प्रत्येक वर्ष हमने देखा है पिछले 3-4 वर्षों में कि 20 शिक्षक या फिर शिक्षिकाओं को सम्मानित किया जाता है, और उसी मतलब कड़ी में इस वर्ष भी देखिए यहाँ पर लिखा गया कि इस वर्ष में राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 20 शिक्षकों को चुना गया है। ये यहाँ से ध्यान रखना आपको, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूं। वहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि आपको ध्यान रखना, देश भर के 75 शिक्षकों को 75 शिक्षकों को पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जिनमें 50 स्कूली शिक्षक और उच्च शिक्षा के 13 और कौशल विकास एवं उद्यमिता के 12 शिक्षक इसमें शामिल हैं। तो ये यहाँ पे कंडीशन है। कुल मिलाकर अगर शिक्षकों की बात करें तो ये तीनों कैटेगरी को मिलाकर 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इनमें बिहार के 3 शिक्षक का चयन हुआ जिन्हें सम्मानित किया गया। इनमें अनिल कुमार सिंह कैमूर, विजेंद्र कुमार सीतामढ़ी और कुमारी गुड्डी किशनगंज के। हालांकि अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश से 3 और बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से 2, झारखंड से 2 और पश्चिम बंगाल से 1। अब यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको दूं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश से 3, ये इस वर्ष 2023 में जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वितरित किया गया, ये 2 राज्य में, एक तो बिहार और दूसरा आंध्र प्रदेश, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां से 3-3 शिक्षक या फिर शिक्षिकाओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। तो ये सर्वाधिक संख्या है जहां से मतलब कि ये पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे आगे रहा इस वर्ष आंध्र प्रदेश और बिहार। ये चीजें यहाँ पर आप समझिएगा। देखिए वर्ष 2023 में जो 3 शिक्षकों को यह सम्मान दिया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि 2022 में 2 शिक्षक को चुना गया था, निशी कुमारी पटना और सौरभ सुमन सुपौल के। ये यहाँ से ध्यान रखें। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी देता हूँ। वैसे छात्रों को खास करके जो घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, बीपीएससी मेकर ऐप पर आपके 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए कोर्स संचालित है जिसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगे, सिलेबस आधारित नोट्स है, करंट अफेयर्स का हमारा पूरा का पूरा पैकेज है और इसमें सेक्शनल टेस्ट भी हम आप शामिल करने वाले हैं। तकरीबन 100 से अधिक सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे और इसके अतिरिक्त फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें आपको 40 मिलेगा, यानी कि 40 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसके अतिरिक्त 100 से प्लस सेक्शनल टेस्ट होंगे, सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जीके, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, ये प्रीवियस ईयर पेपर, वो तमाम चीजें इस कोर्स में आप एप्लीकेशन पे प्राप्त कर सकते हैं एक नाम मात्र की फी के साथ। अभी एक ऑफर है, ऑफर का लाभ लेने के लिए BC70 ये प्रोमो कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी तरह से एक और कोर्स है बीपीएससी टीचर वाला, आप चाहे तो इसे भी परचेज कर सकते हैं। चलिए हाँ, अगर करंट अफेयर्स का ही सिर्फ और सिर्फ आपको मटेरियल चाहिए, केवल और केवल करंट अफेयर्स के मटेरियल के लिए आप इस वाले बैनर जो एप्लीकेशन पे आपको दिखेगा वहां पर आप इसको बाय करेंगे, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स का ही मटेरियल चाहिए तो। चलिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ज्ञान भवन पटना में आयोजित बिहार राज्य खेल सम्मान समारोह 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन असत्य है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न बने तो सारे विकल्पों को ध्यान से देखिए कि 400 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। 11 प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया, ये भी सत्य है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी सत्य है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत 1983 में हुई थी। एक्चुअली में ये कथन हमारा असत्य है और हमें असत्य की ही पहचान करना था, तो फाइनली यही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में हम बात करें, इस प्रश्न के बारे में विस्तार से, तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को चिन्हित करते हुए ये राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये यहाँ पर लिखा गया है। तो इस अवसर पर ज्ञान भवन पटना में आयोजित बिहार राज्य खेल सम्मान समारोह 2023 में विभिन्न खेल स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 400 खिलाड़ियों और 11 प्रशिक्षक को, कुल मिलाकर 411 को यहाँ पर अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन खिलाड़ियों में 17 अंतर्राष्ट्रीय तथा 383 राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता है।
तो ये कंडीशन भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 17 और राष्ट्रीय स्तर पर 383 खिलाड़ी ने पदक जीता है। तो कुल 400 खिलाड़ियों को ये सम्मान दिया गया और वहीं पे प्रशिक्षकों की बात करें तो 11 प्रशिक्षकों को इसमें सम्मानित किया गया। ठीक है, ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना आपको। अच्छा, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत की यहाँ पर जो बात लिखी गई थी जो कि औसत था, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा 2012 में इसकी शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें और भी लिखी गई कि भारत का सबसे बड़ा जो खेल रत्न पुरस्कार है, ये मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी हाल ही में इसे परिवर्तित करते हुए मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, इन्हीं के सम्मान में ये रखा गया है। जबकि अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान के बाद अर्जुन पुरस्कार ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए, बिहार के संदर्भ में इतनी चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 12वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2023 को निम्न में से कहा अपनी पत्नी के नाम पर मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया है। देखिए, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में 22वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बख्तियारपुर में किया गया। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल बख्तियारपुर पटना जिले में एक स्थान है, यहीं पर अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। अब इनसे संबंधित कई सारी जानकारी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2023 को बख्तियारपुर पटना में मंजू सिन्हा, उनकी पत्नी का नाम है मंजू सिन्हा, तो मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया। हालांकि इस विद्यालय का नाम पहले प्रोजेक्ट परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय था, जिसका निर्माण 1 मई 1980 को हुआ था। हालांकि अब स्कूल को 11 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्मित किया गया है, इसे विकसित किया गया है, जिसमें 4 मंजिला भवन और साथ ही लिफ्ट की भी सुविधा आदि यहाँ पर प्रदान की गई है, जिस वजह से यह भी खबरों में है, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिस वजह से भी यहाँ पर हमने इसे शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, उद्घाटन की बात हुई है तो ऐसी ही एक जानकारी हमने आपको दिया था कि 23 अगस्त 2023 को, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, पिछले महीने में मैं आपको बताया था कि 23 अगस्त 2023 को नीतीश कुमार ने पटना के कुम्हरार में बने भारत के सबसे बड़े परीक्षा परिसर, जिसका नाम दिया गया है बापू परीक्षा परिसर, इसका उद्घाटन किया था। ये कब किया गया था? तो 23 अगस्त 2023 को। ये वही तिथि है जिस तिथि को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। आपको ध्यान रखना, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, 23 अगस्त को लैंड किया था चंद्रमा पर। और चंद्रयान 3 के बारे में हालांकि कई चीजें और भी है। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो पी वीरा मुथुवेल। और वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है? तो एस सोमनाथ। ये तमाम चीजें हमने पहले आपको बताया। फिलहाल यहाँ पर जो बात हो रही बापू परीक्षा परिसर की, तो तस्वीर में आप ये देख सकते हैं, ये बापू परीक्षा परिसर है। इस समय ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर है या फिर परीक्षा केंद्र है, जहां पर तकरीबन 16,000 से अधिक परीक्षार्थी एक साथ यहां पर परीक्षा दे सकते हैं इस केंद्र पर, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों मोड में। तो ये यहां से ध्यान रखिए। चलिए, अगला प्रश्न हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 26 है। बताएं कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है। अगर हम बात करें, जो रिपोर्ट आई है, पूछा गया कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 26 है। और बताएं कि बिहार में यह दर जो है ये कितनी है। तो बिहार में यह दर है 29। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 26 है, वहीं पर बिहार में यह दर 29 है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पूर्णिया और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। पूर्णिया जिले में शिशु मृत्यु दर 120 है, अर्थात यहाँ पर प्रत्येक 1000 बच्चों में औसतन 120 बच्चों की मौत हो जाती है। यही शिशु मृत्यु दर को चिन्हित करता है। प्रत्येक 1000 बच्चों पर जितने बच्चों की मौत होती है, वो शिशु मृत्यु दर को चिन्हित करता है। अभी जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का पूर्णिया जिला और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला, ये दो ऐसे जिले हैं जहां पर जो शिशु मृत्यु दर है वो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्णिया जिले में जो शिशु मृत्यु दर है वो 120 है। और आपको यहाँ पर वही हमने बताया कि प्रत्येक 1000 बच्चों पर औसतन 120 की मौत यहाँ पर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये तो रही बात इसके बारे में, शिशु मृत्यु दर के बारे में, लेकिन ऐसी ही एक जानकारी है लिंगानुपात से संबंधित। अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिंगानुपात को हम लोग कैसे चिन्हित करते हैं, कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है,
वही होता है लिंगानुपात। वही चीज यहाँ पर लिखा गया प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगर हम बात करें यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात की, तो गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है। यह दर है 1021। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या वो है 876। तो सबसे न्यूनतम है मुंगेर में और सर्वाधिक है गोपालगंज में। जो मतलब कह सकते हैं जो आधिकारिक डेटा है उसके आधार पर यहाँ पर चीजें, जो नवीनतम डेटा है उसके आधार पर यहाँ पर शामिल किया गया है। तो फिलहाल यहाँ से ये तमाम चीजें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कला, संगीत और अभिनय में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए या फिर इसमें उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के कितने कलाकारों को इस वर्ष संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्ष बिहार के कुल मिला के 4 कलाकारों को ये सम्मान से सम्मानित किया गया। अब ये 4 कलाकार कौन-कौन से हैं, ये नाम भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा कि कला, संगीत और अभिनय में उल्लेखनीय या फिर इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के 4 कलाकार को इस वर्ष 2023 का संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया, जिसमें सुमन कुमार, भारत सिंह भारती, गणेश प्रसाद सिन्हा और रघुवीर मलिक शामिल हैं। तो कुल 4 बिहारी को इस वर्ष ये सम्मान से सम्मानित किया गया संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से। अब यहाँ पे देखिए, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 16 सितंबर 2023 को देश भर के 84 कलाकारों को ये संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा देश के 75 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कलाकारों को प्रदान किया गया जिन्हें अब तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार या फिर संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना हुई थी ये 1953 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा। ये तमाम चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो जगदीप धनखड़ की बात हुई, हालांकि वर्तमान में ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन ये इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ये भी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए, फिलहाल इन सब बातों के अतिरिक्त अच्छा यहाँ पर एक चीज जानकारी हमने दिया, कुल मिला के पूरे भारत से 84 कलाकारों का चयन किया गया। इसी 84 में से बिहार के 4 कलाकार शामिल थे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की गेंडा अर्थात राइनो और गिद्ध अर्थात वल्चर के संरक्षण योजना को केंद्र सरकार ने अपनी योजना में शामिल किया है? देखिए, यह संबंधित है बिहार से, तो बिहार इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब यहाँ पर आपको जानकारी दूं कि बिहार की गेंडा यानी कि राइनो और वल्चर संरक्षण केंद्र को सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में अपनी योजना में शामिल किया है। साथ ही आर्थिक मदद के तौर पर पहली किस्त की 70 लाख रुपए की राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भेजी है। अब विभाग ने गेंडा और गिद्ध का संरक्षण फिलहाल वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व यानी कि बीटीआर में करने की योजना बनाई है। ठीक है, ये बिहार सरकार द्वारा संचालित है, लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इसमें मदद की है, इसे अपनाया है और पहले किस्त के तौर पर इसमें मदद के तौर पर 70 लाख रुपए की राशि आवंटित की है। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की जो बात हुई है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हाल ही में बिहार सरकार ने गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया था। ये जानकारी हमने आपको दिया था, ये बहुत ज्यादा खबरों में था। राइनो टास्क फोर्स को गठित किया था हाल ही में मतलब बिहार सरकार ने। ये चीज यहाँ पर समझिए। अच्छा, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व अर्थात बीटीआर की बात हुई है, तो ये पश्चिमी चंपारण जिले जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है, यहीं पर वाल्मीकि नगर में ये बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है, जो कि आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में 1 नवंबर 2022 को यहाँ से टाइगर सफारी की शुरुआत हुई थी और दूसरा टाइगर रिजर्व जो प्रस्तावित है बिहार का, वो कैमूर जिले में प्रस्तावित है। यानी कैमूर जिले में इसकी स्थापना होनी है। इसकी घोषणा कई बार हो चुकी है और बार बार ये मीडिया में चलती रहती है, तो प्रस्तावित है कैमूर में। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, इससे मिलते जुलते अगर हम एक और फैक्ट की बात करें, तो एक जानकारी हमने आपको दिया था मंकी पार्क के बारे में। बिहार सरकार ने यह घोषणा किया है कि बिहार का जो पहला मंकी पार्क है वो अररिया जिले में एक स्थान है ओराई हिंगना। ओराई हिंगना वही स्थान है जहां पर महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। उस स्थान पर बिहार का पहला मंकी पार्क स्थापित किया जाएगा। ये जानकारी हमने आपको दिया था। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में आईसीसीआर ने वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है? देखिए, इसका राइट जो आंसर है, वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन अभी हाल ही में सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम नालंदा में किया गया। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि शॉर्ट में इसे ही आईसीसीआर कहा गया, इसके द्वारा 15 सितंबर 2023 को लोकतंत्र दिवस के अवसर पर वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में किया गया। इसमें भारत के अलावा दुनिया के 19 देशों के
प्रतिनिधि और अनेक देशों के राजदूत भी शामिल हुए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नालंदा विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में अभी हाल ही में लोकतंत्र दिवस के अवसर पर 15 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ। अब यहाँ पर आईसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की बात हुई है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्हीं के द्वारा 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली में ही स्थापित हुई थी। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि लोकतंत्र दिवस पर भी हाल ही में ये आयोजित हुआ, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली में ही पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था इस मतलब जो प्राप्त जानकारी है उसके आधार पर यहीं पर ये स्थापित हुई थी। तो ये चीजें यहाँ पर समझिएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर इसे स्किप करते हुए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सारी जानकारी हालांकि हमने आपको दे भी दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा वीडियो को पॉज कीजिए, ये तमाम चीजों को पढ़ सकते हैं। चलिए कुछ ये अलग महोत्सव हैं, कुछ ये आयोजन हुए हैं जो इस बारे में यहाँ पर लिखी गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला 17वां प्रश्न है, हाल ही में 19 सितंबर 2023 को कहाँ सरस मेले के पहले संस्करण की शुरुआत हुई? तो 19 सितंबर 2023 को सरस मेले के पहले संस्करण की शुरुआत ज्ञान भवन पटना में हुई। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ग्रामीण जो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जो जीविका है, आपको ध्यान रखना है इसकी ओर से, जीविका की ओर से 20 सितंबर 2023 को सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में सरस मेले के पहले संस्करण की शुरुआत हुई। अच्छा, अभी हमने आपको बताया था जो पटना के गांधी मैदान जो है, गांधी मैदान का जो उत्तरी इलाका है, जो आप अशोका कन्वेंशन सेंटर वहां पर देखते होंगे, तो उसी में ज्ञान भवन और बापू सभागार दोनों है। तो इसी में से आपको ध्यान रखना है ज्ञान भवन में सरस मेले के पहले संस्करण की शुरुआत हुई और मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर बिहार सरकार के जो ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री हैं, जो आपको ध्यान होगा श्रवण कुमार है, यहाँ पर ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। आपको मैं बता दूं कि वर्ष 2006-7 में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता के फलस्वरूप जीविका की शुरुआत हुई थी, जो कि जीविका की जो जीविका बिहार में संचालित है, पहले ये ग्रामीण क्षेत्रों में होता था संचालित, लेकिन अभी हाल ही में बिहार सरकार ने जीविका को इसके संचालन की जो जिम्मेदारी है वो शहरी क्षेत्रों में भी दिया है। ये बहुत ज्यादा खबरों में था, कई जानकारी हमने यहाँ से आपको दिया है। तो रेगुलर अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर तमाम चीजें आप चेन बना के याद रख पाएंगे। चलिए 18वां प्रश्न है कि बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने गाय खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की है, इससे संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? इस तरह के प्रश्न को बहुत लोग हल्के में लेंगे, लेकिन हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, तो पहला विकल्प है सभी वर्गों को 50% अनुदान मिलेगा। अगर हम इस कथन की बात करें तो ये कथन हमारा यहाँ पर देखिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये पूछा गया कौन सा सत्य है, हमें सत्य की पहचान करना है। ठीक है, तो सभी वर्गों को 50% अनुदान मिलेगा, ये तो संभव नहीं है सभी वर्गों के लिए। और दूसरे की बात करें तो बिहार के बाहर की गाय खरीदने पर ही अनुदान मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर बिहार सरकार का ये लक्ष्य है कि जो मतलब दूध उत्पादन का जो दर है उसे बढ़ाया जाए। तो बिहार में वैसी कोई नस्ल है नहीं वर्तमान में, जो मूल नस्ल बिहार की बात करें, जो दूध की जो उत्पादन दर है वो बढ़ा सके, तो बिहार के बाहर की गाय खरीदने पर ही अनुदान मिलेगा। ये कथन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सत्य है। केवल SC ST को अनुदान मिलेगा तो ये भी असत्य है, केवल अनपढ़ों को अनुदान मिलेगा ये भी असत्य है। तो सत्य हमारा केवल एक ही विकल्प है कि बिहार के बाहर की गाय खरीदने पर ही अनुदान मिलेगा। देखिए यहाँ पर उसी चीज को लिखा गया है कि बिहार राज्य में जो यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट से हम बात करते हैं, तो बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो दूध उत्पादन की दर है उसे इंक्रीज करने के लिए अभी हाल ही में यह निर्णय लिया है। इसके तहत कुछ कंडीशन है कि बिहार के बाहर की गाय खरीदने पर ही अनुदान मिलेगा, सबसे पहला पॉइंट। और 2 से 4 गाय पर सामान्य वर्ग के लिए 50% अनुदान तथा OBC SC ST को 75% अनुदान मिलेगा, जबकि 15 से 20 गाय की खरीद पर सभी वर्गों को 40% का अनुदान दिया जाएगा। तो इसमें कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाल ही में 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दूध उत्पादन के मामले में राजस्थान सबसे आगे है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जबकि बिहार इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दूध उत्पादन के मामले में 10वें स्थान पर है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना। अच्छा, दूध उत्पादन की बात हो रही है तो ऐसे में एक रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी दूं, या फिर एक प्रश्न और भी बना है जो कि आपको ध्यान रखना। IIT मद्रास ने अभी हाल ही में एक ऐसा मिल्क किट तैयार किया है जिसके माध्यम से
दूध में जो डिटर्जेंट, सोप, सॉल्ट, यूरिया आदि कुछ भी मिला होता है, तो झट से ये एक 3D पेपर है। इस पेपर के माध्यम से सेकंड में इसका जो मिश्रण इसमें मिलाया जाता है वो पता लगाया जा सकता है। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा भी हाल ही में ये तैयार किया गया है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम को लेकर कुछ जानकारी दी गई है। फिलहाल यहाँ पर हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं आगे। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे आ चुके हैं और उद्यान निदेशालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई थी बिहार के संदर्भ में, चीज़ों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। जो उत्पादन है खास करके लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर रहा। अच्छा, इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि आलू के उत्पादन में तीसरे स्थान पर, आम और शहद के उत्पादन में चौथे स्थान पर, केला उत्पादन में बिहार अब देश में 7वें स्थान पर है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखें। और जो दूध के बारे में हमने अभी जानकारी आपको दिया कि नवीनतम रिपोर्ट जो 2023 में आई है, तो दूध के उत्पादन में बिहार 10वें स्थान पर है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 से जारी किया है। बताएं कि बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम कब गठित किया गया था। देखिए, इसका राइट जो आंसर है ये गठित किया गया था 2010 में, अर्थात विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं इस प्रश्न के बारे में। अच्छा, यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे, विकल्प नंबर बी नहीं बल्कि यहाँ पर ए होगा। ठीक है, तो बिहार में या फिर राज्य में बिहार कोचिंग संस्थान जो कि नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम 2010 में गठित किया गया था। और आपको बता दूं कि लगभग 13 साल बाद हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 से जारी किया है। अब यहाँ पर इस नियमावली के तहत कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको थोड़ा फास्ट बता देता हूँ, हालांकि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी पर्पज से आपको ध्यान रखना है। इस नियमावली के अनुसार या फिर इसके मुताबिक अब बिहार में कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 3 साल तक कोचिंग का रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। साथ ही किसी भी कोचिंग संस्थान की क्लास का क्षेत्रफल 300 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए। इसके साथ ही नियमावली में इस बात का भी प्रावधान है कि स्कूलों के समय कोचिंग नहीं चलेंगे। ये चीजें इसमें मूल रूप से जो इसका सार है वो यहाँ पर हमने लिखा है, तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। कोचिंग नियमावली जो गठित हुआ था, बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली, ये 2010 में ही गठित हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं 20वें प्रश्न पे। नवीनतम घोषणा के अनुसार किस जिले में अवस्थित गांधी स्टेडियम का नवीनीकरण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बरौनी रिफाइनरी द्वारा किया जाएगा। ये घोषणा जो हुई है इसके आधार पर आपको बता दूं इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि बेगूसराय। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित गांधी स्टेडियम का नवीनीकरण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बरौनी रिफाइनरी द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरण दायित्व के तहत किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इसका नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसका शिलान्यास 3 सितंबर 2023 को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया था। ये चीज यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं कि जुलाई 2023 में बरौनी रिफाइनरी ने अगस्त 2022 से हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की थी। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक चीज सुधार कर लेंगे, यहाँ पर जुलाई 2022 होगा। जुलाई 2022 में बरौनी रिफाइनरी ने अगस्त 2022 से हवाई ईंधन के उत्पादन शुरू करने की घोषणा की थी। ठीक है, अब ये घोषणा जो हुई है ये कहाँ तक ये सफल हो पाया है इसकी जानकारी फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन ये घोषणा हुई थी जुलाई 2022 में, ये ध्यान रखिए। यह बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना है जो कि सोवियत संघ की मदद से 49.40 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। बरौनी रिफाइनरी की यहाँ पर बात हो रही है, ये सोवियत संघ की मदद से हुआ था, लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 1964 में स्थापित। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे और बात करेंगे चौथे जल पुरस्कार के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार इसमें मध्य प्रदेश को मिला, सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार गंजम उड़ीसा को, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को, जो कि भद्राद्री कोंठागुडेम जिला तेलंगाना में है। ये तो रही काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसी के तहत सर्वश्रेष्ठ उद्योग का जो पुरस्कार मिला है ये बिहार के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को ये चौथे जल पुरस्कार के अंतर्गत ये सम्मान मिला है, सर्वश्रेष्ठ विद्युत केंद्र का, ये यहाँ सर्वश्रेष्ठ उद्योग का, ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, चौथे जल पुरस्कार के अंतर्गत जो
इसमें जानकारी आपको दे दूं कि जो तीसरा पुरस्कार है वो संयुक्त तौर पर बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया है। ये पहली बार है जब जल पुरस्कार के अंतर्गत बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। जो टॉप 3 राज्य है उनमें संयुक्त तौर पर बिहार और उड़ीसा को तीसरे स्थान पर रखा गया है। चलिए, अच्छा, हाँ, यहाँ पर उसी चीज़ का ज़िक्र हमने किया है। पहला संस्करण जो 2018 में जारी हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र विजेता था, गुजरात और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर था। दूसरा संस्करण 2019 में, इसमें विजेता राज्य की बात करें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान। और तीसरा संस्करण जो कि 2020 में आया था, तो इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु रहा था। लेकिन 2022 में जो चौथा संस्करण आया, इसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, उड़ीसा दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर अपना बिहार और क्रमशः इसमें संयुक्त तौर पर आंध्र प्रदेश भी शामिल था। तो ये चीजें यहां से ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के हम चौथे संस्करण की यहां पर बात कर रहे हैं। चलिए, इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पर अगला 21वां नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जेल परिसरों में अनाधिकृत फोन कॉल को रोकने के लिए राज्य के जेलों में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने का फैसला किया है? तो ये फैसला अभी हाल ही में बिहार सरकार ने किया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर उन सब चीजों का जिक्र किया गया है, कहाँ कहाँ पर ये लगाए जाएंगे। तो 15 जिलों में ये हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम का टावर लगाने का फैसला लिया गया बिहार सरकार के द्वारा। वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो जो जेल है वहां पर ये स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इसका एक मूल उद्देश्य यह है कि कैदी जो यहाँ पर है उसके ऊपर निगरानी रखा जा सके। मूल रूप से यही उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में ये घोषणा हुआ है। तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 22वां प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच लैब स्थापित करने की घोषणा की है। बताएं कि कितने जिलों में यह स्थापित किया जाएगा। मिट्टी जांच लैब जो कि अभी हाल ही में खबरों का विषय रहा, ये बिहार के 13 जिलों में स्थापित किया जाएगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब ये 13 जिले कौन कौन से हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। भभुआ, अरवल, नवादा, गोपालगंज, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका। ये 13 जिले हैं जहां पर ये राज्य स्तरीय या फिर कह सकते हैं ग्राम स्तरीय, प्रश्न में हमने यहाँ पर शब्द किया है ग्राम स्तरीय, तो ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच लैब स्थापित किया जाएगा। ये यहाँ से आपको समझना है। आगे यहाँ पर हमने लिखा कि हालांकि इस तरह का 8 लैब बिहार में पहले से ही संचालित है, जो कि इसे भी इन घोषणा के आधार पर सुदृढ़ किया जाएगा। 8 जिलों में जो पहले से लैब स्थापित है, उन 8 जिलों की बात करें तो इनमें तो एक अरवल में पहले से है, हालांकि अरवल में एक और स्थापित होगा। तो इनमें अरवल, शिवहर, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, दरभंगा और बांका, ये 8 जगहों पर ये मिट्टी जांच लैब पहले से ही बिहार में स्थापित है। चलिए, अगला प्रश्न है कि धूलकण के साथ हवा में तैर रहे धातुओं का पता लगाने के लिए या इसके रोकथाम के लिए बिहार में कहां पर एक प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा। जो घोषणा भी इसके आधार पर इसका राइट आंसर होगा, ये पटना में ये प्रयोगशाला का निर्माण हो रहा है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। वर्तमान में जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है वो तेज प्रताप यादव है। ये भी आपको ध्यान रखें, इन्हीं के द्वारा भी हाल में ऑनलाइन इसका शिलान्यास किया गया 7 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न है कि बिहार के कितने विद्यार्थियों का चयन सकुरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत बाल वैज्ञानिक के रूप में किया गया है। अच्छा, सकुरा साइंस विज्ञान कार्यक्रम जो कि जापान से संबंधित है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बिहार के कुल मिलाकर 6 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। इस तरह के प्रश्न बाल वैज्ञानिक को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बने हैं, आई थिंक 4 से 5 प्रश्न, जो कि हमने देखा है कि पिछले 2 वर्षों में यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इनमें जो आपको ध्यान रखना, जापान सरकार 8 देशों के बीच ये सकुरा साइंस एक्सचेंज कार्यक्रम संचालित करती है, जिनमें भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, जापान और वियतनाम शामिल है। और इन देशों से 9 से 12वीं तक के बाल वैज्ञानिकों का चयन किया जाता है और चयनित विद्यार्थी बाल वैज्ञानिक बनकर जापान की सैर करते हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, पहली बार है जब बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्रों को इसमें शामिल होने का मौका मिला है। तो ये चीज यहाँ पर आपको समझना है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, देश भर के 60 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया, पूरे भारत की बात हो रही है, और बिहार से इसमें 6 विद्यार्थी का चयन किया गया। अब बिहार के 6 बाल वैज्ञानिक कौन कौन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो जिक्र यहाँ पर हमने किया है, 6 का नाम हमने शामिल किया है, जो कि पूरे भारत से 60 का और बिहार से 6। ये कंप्लीट सूची है, यहाँ पर आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। 25वां प्रश्न है कि बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को कंदिया फूलों की खेती करने पर कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है। देखिए, कंदिया फूलों की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर यह है, 75,000 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार ने किया है। देखिए, अगर हम बात करें तो बिहार सरकार अब पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए किसानों की मदद करने के लिए बिहार सरकार आगे आ रही है।
हाल ही में सरकार ने कंदिया फूलों की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर प्रति इकाई लागत के 1,50,000 का 50% सब्सिडी यानी कि 75,000 रुपये देने की घोषणा की है। परसेंटेज में बात करें तो 50% सब्सिडी, और अगर हम रुपये में बात करें तो 75,000 रुपये उसका बनता है। 50% वो देने की घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। कुछ चीजें और भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कंदिया फूलों की, तो इससे मिलते जुलते फैक्ट बारे में उनको जानकारी दे दूं कि अभी हाल ही में ये ट्यूलिप गार्डन जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, श्रीनगर में है, ये बहुत ज्यादा खबरों में था। ये ट्यूलिप गार्डन है, ये खबरों में क्यों है, ये आपको यहाँ पर समझना है। इसके बारे में यहाँ पर हमने लिख दिया है कि श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को यूके के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अभी हाल ही में शामिल किया गया है, जिस वजह से ये खबरों में, चूंकि ये खबरों में है तो आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसकी स्थापना से। श्रीनगर अवस्थित इस ट्यूलिप गार्डन की नींव 2006 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के द्वारा रखा गया था। ये ट्यूलिप का फूल है जो कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ 2 पॉइंट हमने आपको बतलाए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर इसे देख पाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेशिया, इसका नाम हमने यहाँ पर लिख दिया रेफलेशिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी पुष्प है। इसका वजन जो है सामान्यतः 8 से 10-12 किलो तक होता है। हालांकि इस पुष्प से सुगंध नहीं आती बल्कि दुर्गंध आती है। इसके आसपास भी खड़े रहने में मतलब थोड़ी परेशानी होगी, बहुत ज्यादा गंध करता है ये फूल, बहुत बड़ा होता है आकार में, तो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। अगर आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा होगा तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हर हाल में लिखना है। समझिए कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए। तो 37वां राष्ट्रीय खेल जो हाल ही में गोवा में आयोजित हुआ, उसका शुभंकर क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे इसका शुभंकर क्या है। और जनवरी से सितंबर तक का जो पीडीएफ है वो लॉन्च हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और जानकारी हमने हालांकि दिया था, कोर्स में ये तमाम चीजें आपको मिल जाएगी। कोर्स में भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। कोर्स से लेने का फायदा ये होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्स से करंट अफेयर्स को परचेज कीजिए। फायदा वहां पर आपको ये होगा कि वहां पर कम कीमत पे आपको मिलेगा, तो ये चीज समझिएगा। एप्लीकेशन पे थोड़ा सस्ता पड़ेगा, यहाँ पर लिंक पे थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना। आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।